ठीक है अभी 18 स्टूडेंट्स हैं, एक मैं खुद हूँ, तो 19 बन रहे हैं टोटल हम लोग। अब जो है वो थोड़ी देर में और आ जाएंगे। अच्छा ये हम लोग डिस्कस ये कर रहे थे कि बूट प्रोसेस जो होता क्या, तो देखें अभी हमने एक प्रोग्राम को जो है वो लेके आए हैं और उसको जो हमने एग्जीक्यूट यहाँ पे करवा के देखा। ठीक है। अच्छा इसी को अगर आप थोड़ी देर के लिए ये सपोज कर लें कि ये सी है, सही है, एक प्रोग्राम है उसके अंदर सी है, सी इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है। ठीक है, और ये सी शार्प का ही प्रोग्राम है, सेमी कॉलन लगा हुआ है और इनकी डेटा टाइप आई एन टी कर लेते हैं और इसको ए कर देते हैं और इसको जो बी कर देते हैं, बी इज इक्वल टू 3। अगर ये प्रोग्रामिंग के हवाले से होता, ये प्रोग्रामिंग के अंदर हम इस कोड को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं और इधर लिख देते सी इज इक्वल टू, जितनी भी आपने सी शार्प सिंपली की हुई है मैं उस हवाले से ही बात कर रहा हूँ, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, सेमी कॉलन लगाना मस्त होता है, सेमी कॉलन नहीं लगाते तो एरर आता है। तो ये तो आपको आदत बनाना पड़ेगी, जैसे हम एक सेंटेंस के अंदर जो है फुल स्टॉप जरूर लगाते हैं इंग्लिश ग्रामर में, उसके बगैर एरर होती है। फिर मैं शॉर्ट करके लिख रहा हूँ कंसोल डॉट, ठीक है, कंसोल डॉट रीड लाइन से राइट लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन में राइट कर रहा हूँ और यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर मैंने जो है राइट कर दिया सी। तो देखें ये आपके पास, अच्छा कमेंट्स के लिए जो है हम कमेंट्स के लिए या वो लाइन एग्जीक्यूट ना करे उसके लिए हम ऐसे डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे करके स्ट्रेट, जो डिवाइड का साइन था अगर आप दो लगा देते हो तो इसका मतलब वो लाइन एग्जीक्यूट, वो कमेंट्स है और वो एग्जीक्यूट नहीं होगी बल्कि आपका नॉर्मल प्रोग्राम होगा। अब फर्क नहीं, ये प्रोग्राम है पूरा लिखा हुआ है पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन पूरा ही लिखा हुआ है और इसमें ए इज इक्वल टू 2 है, बी इज इक्वल टू 3 है, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, इसका मतलब ये 5 हो गया और आपने प्रिंट करा लिया 5। तो कहने का ये मतलब ये जो हमने काम यहाँ पे किया है वो यही किया है, सही है। ए 5 हुआ, ए 2 था, बी 3 था और जब हमने लिखा सी इज इक्वल टू ए प्लस 5, तो इसका ये मतलब है कि ये जो मैंने एग्जीक्यूशन कराई थी ये एक वेरिएबल ए स्पेस था तो उसमें यहाँ पे 2 हो गया या 3 हो गया, प्लस हो गया, कंट्रोल यूनिट ने जो है वो इसको एग्जीक्यूट करा लिया ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक जो है वो यूनिट के बेसिस, ऑटोमेटिक यूनिट के बेस के ऊपर जो है ना वो एग्जीक्यूट करवा लिया कंट्रोल यूनिट। अच्छा वो उसने एग्जीक्यूट करा लिया, उसके बाद वो कैशे में गया 5, आंसर तो 5 इधर ही आया ना वो, यानी कि ये वाला जो अभी हमने प्रोग्राम में राइट किया, यानी ये लाइन कैलकुलेट हो गई, इसकी वैल्यू अब 2 और 3 है, तो 2 और 3 जो है वो 5 हो गए, इसके बाद वो 5, अब आप क्या करते हैं उसको प्रिंट करवा देंगे ना, तो अब आप प्रिंटिंग जब इसको कराएंगे तो ये क्या करेगा, ये कैश ये मूव करेगा मेन मेमोरी में, फिर वो जाएगा वीजीए कार्ड पे क्योंकि वो है डिवाइस कंट्रोलर। डिवाइस कौन सी है हमारे पास, डिवाइस जो है वो है मॉनिटर। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो इसमें वीजीए कार्ड पे गया तो वो डिवाइस कंट्रोलर है, डिवाइस के ऊपर गया यानी वो वीजीए मॉनिटर है, तो पोर्ट के थ्रू उसने राइट करा 5 आंसर आ गया। ये प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है, इसका आंसर जो है आपके पास एंड में स्क्रीन के ऊपर अगर आप इसको कंपाइल करेंगे तो ये हो जाएगा। अब बताएं, क्लियर है थोड़ी बात, मजीद और क्लियर हुई? अच्छा वो बताने का तो वही तरीका है, यानी आपने 1 लिख के बताना है। यानी मुझे सिर्फ हैदर ने आंसर दिया, मुझे जो है मुंजिला ने आंसर दिया है, हैदर ने दिया है और शहरियार ने दिया। अब ताबिश का भी आंसर आया। तो मेरी आवाज़ आप लोगों को बहुत ज़्यादा स्लो मिलती है क्या? आप लोग थोड़ा सा इसको कंसंट्रेट करेंगे, बहुत ज़्यादा आपका एडवांटेज होगा। अच्छा फिर हमने जो है वो ये देखा था कि किस तरीके से जो है वो प्रोग्राम
इसमें रन होता है। ठीक है, रन होने का क्या मतलब है? बूट अप प्रोसेस क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी दो चीज़ें चेक करती है। एक जो है वो कहलाती है कि तमाम आपके पास कंपोनेंट जो है वो कनेक्टेड है। अगर वो ओके हैं तो फिर ये चेक करती है हार्ड डिस्क में जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर है तो वो यहाँ पे जो है वो लोड करना शुरू करती है। जब ये कंप्लीट लोड हो जाता है, लोड होने के बाद जो है वो आपको मैसेज आ जाता है कि स्टार्ट के ऊपर आप क्लिक करना है स्टार्टिंग के लिए। उसके बाद आप क्रोम मतलब ओपन करते हैं तो क्रोम हो जाता है। वर्ड ओपन करते हैं, वर्ड ओपन हो जाता है। वर्ड में कुछ टाइप करते हैं तो वो वाला पोर्शन कैशे में होता है और वही हमें मॉनिटर पे नज़र आ रहा होता है। जैसे ही आप जो टाइप करने के बाद सपोज करें आप ब्राउज़र पे दोबारा जाते हैं मिनिमाइज करके, तो क्या होगा कि कैशे में जो है वो ब्राउज़र आ जाएगा, यानी अगर आप गूगल पर सर्च कर रहे थे तो वो आ जाएगी और साथ में मॉनिटर भी अपडेट हो जाएगा। बिल्कुल ऐसी दोनों चीज़ें मिनिमाइज करेंगे तो आप डेस्कटॉप पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, इसका जो है जवाब दीजिए। अब अगर किसी एक का या दो का लैग हो रहा है ना, वो सारा चेक कर लें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि किसी टाइम में कुछ एरिया के नेटवर्क, कुछ स्टूडेंट्स के नेटवर्क नहीं चल रहे होते किसी टाइम में। ऐसी प्रॉब्लम यहाँ पे भी आ जाती है। तो 100% श्योरिटी भी आप करते हैं तो उसमें भी बीच में कभी कभी 90-80% दे रहा होता है। तो ये कोई इशू नहीं है, इसके लिए आपको रिकॉर्डिंग है ऑनलाइन क्लासेस की जो है वो। एक ये खास बात है जो मुझे अच्छी लगी कि अगर मिस हो जाती है कोई बात तो आप जो है वो रिकॉर्डिंग को देख सकते हैं। लेकिन उसके लिए सिर्फ एक शर्त है, वो ये कि रिकॉर्डिंग देखी जाए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो पूरे रिकॉर्डिंग नहीं देख रहे होते, फिर एंड में आके वो उनको प्रॉब्लम होती है। क्योंकि अगर आप मिड टर्म से एक दिन पहले सारी रिकॉर्डिंग लेके बैठ जाए और कोशिश करें कि जी सारी रिकॉर्डिंग देख के वो जहन में भी रख लें, तो मुमकिन नहीं है। और अगर आपने एक नोटबुक रखी हो और आज की डेट डाल के आप देखें कि ये हमारे पास सेकंड क्लास है और इसके अंदर ये पॉइंट हम डिस्कस करते चले जा रहे हैं, वही जो है आपके पास बहुत एक अच्छी नोट्स बन जाते हैं। देखिए एक बात का ख्याल रखिएगा, वो जो आप इंटर के नोट्स देखते हैं ना, या आप पता करते हैं कि ये नोट्स किस कोचिंग सेंटर के अच्छे हैं, वहाँ के ले लें, या मैट्रिक वाले बच्चे प्रैक्टिकल सेंटर के चक्कर में होते हैं, तो नोट्स जो है वो एक्चुअली, तो नोट्स जो है वो आपके जो बहुत काम आ रहे होते हैं, लेकिन वो बनाएं आप खुद। मतलब ये कि जैसे अभी हमने बात की, अब देखें टाइम वो नहीं है कि आपके पास 5 पेज का एक आंसर हो। टाइम वो है कि हमने बात की थी शुरू में स्टैटिक और डायनेमिक की, वो आपने पॉइंट लिखा हुआ, ये वाला बूट अप प्रोसेस लिखा हुआ, किस तरीके से एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ, इस एग्जाम्पल को आपने एक्सप्लेन किया वो अपने पास, ये आपके नोट्स बन गए। और सबसे बेहतरीन नोट्स वो होते हैं जो कि काम आ रहे होते हैं। अच्छा, ये बीच में कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कोई बात नहीं। जैसे अभी जो है वो पूछ किया गया है कि ना कोर्स की कोई बुक है, तो उस हवाले से ये कहना था कि आपको जो है पहले दिन ही मैंने गाइड कर दिया था कि जो कुछ है आपके पास, यानी कि 912 आपके जो कोर्स आई डी है, 9-12, उस हवाले से सब कुछ यहाँ है। कोर्स आउटलाइन भी यहाँ है, कोर्स ऑब्जेक्टिव भी यहाँ है, ये मैं एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ स्लाइड्स के अंदर भी। गूगल क्लासरूम किसी को नहीं मिल रहा, वो भी यहाँ पे मौजूद है, लिंक उसका। और ये इनविटेशन लिंक है, इसका मतलब आपको कोड नहीं चाहिए होगा, आप जैसे क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे। फेसबुक के ऊपर चाहिए अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन, तो वहाँ पे यहाँ पे भी एक ग्रुप है। ये है ऑल लेक्चर फॉर द होल मंथ, इम्पोर्टेंट कॉन्टेक्ट और ईमेल एड्रेसेस है। बुक ये रही, सही है। तो बुक के लिए ये है कि बुक के लिए आप इधर ओपन करें, ये जो स्लाइड्स बनाई हैं ये बुक से बनाई हैं, सही है। इसमें एक एक चीज जो है वो बुक से बनाई हुई है। अब ये होता है कि ये इसमें हमेशा याद रखें, यूनिवर्सिटी के अंदर जो स्लाइड्स वगैरह के अंदर समराइज फॉर्म में पॉइंट्स होते हैं, सही है? उसको टीचर जो एक्सप्लेन करता है एक बात को, कोशिश ये कर रहा होता है कि आपको जो है मिनिमाइज किया जा सके। लेकिन ये है कि आप अगर अपना इंटरेस्ट है तो ये आपके पास टेबल ऑफ कंटेंट है, ठीक है ना। तो टेबल ऑफ कंटेंट है, अभी तो मैं ज़्यादातर इंट्रोडक्शन ही के ऊपर चल रहा हूँ, लेकिन जैसे हमारे पास एल्गोरिदम का चैप्टर आएगा तो वो इससे रिलेटेड एल्गोरिदम है, वो मैं आपको बता दूंगा। एल्गोरिदम हो गया, हमारा फॉरन स्टार्ट होने वाला है डेटा स्टोरेज।
ये सही है, तो इस हवाले से भी बात कर लेंगे, बल्कि इसमें भी कुछ पॉइंट आज देख लेंगे। तो ऐसे ऐसे जो है कंप्यूटर आर्किटेक्चर होगा, तो हम डेटा मैनिपुलेशन की बात कर रहे हैं। तो अगर आप चाह रहे हैं कि लेट्स सपोज स्लाइड से थोड़ा बहुत कमी है, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो ये आप क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद इसको आप जो है वो देख सकते हैं, अगर मजीद आपको क्लियर करना है कोई बात, अगर आपको समझ में नहीं आई। ठीक है जी। हम मोहम्मद अब्बास को इन कर लिया एक। वो मैं अब आपको बता रहा हूँ ना, तो जाहिर बात है वेटिंग रूम से जो है वो मेरी नज़र हट गई। हाँ, स्लाइड से भी तैयारी हो सकती है, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर स्लाइड से कोई बात समझ में नहीं आ रही हो तो रिकॉर्डिंग देख लें, और अगर फिर भी मजीद क्लियर अगर करनी हो आपने, तो मैं तो रिकमेंड ये करूँगा कि अगर आपको बहुत ही ज़्यादा डेप्थ के अंदर पढ़ना है, तो फिर ये देखें एक एक पार्ट। ये जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये बताया रजिस्टर आपके पास यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, और ये वही पिक्चर है जो अभी मैंने आपको बताई है। लेकिन अब बुक में ये सब कुछ तो लिखा है, लेकिन ऐसे विद एग्जाम्पल एक्सप्लेन नहीं होगी। ठीक है, लिखा हुआ तो बहुत कुछ होगा, लेकिन विद एग्जाम्पल ऐसे एक्सप्लेन नहीं होगी। तो स्लाइड में और लेक्चर में आपको ये फ़ायदा होता है। तो हाँ, यूनी की लाइब्रेरी आ सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी मेरे ख्याल में तो देख लीजिएगा, फ़ोन कर लीजिएगा अगर ओपन हो, वरना अब तरीक़ेकार ये है कि ये आपके पास होता है, ये डाउनलोड का बटन होता है, जिसको भी चाहिए वो डाउनलोड अपने पास कर ले। और इलेक्ट्रॉनिक बुक हर आपके पास मोबाइल, हर कंप्यूटर अब इलेक्ट्रॉनिक। वो वाली बात कि आप उर्दू के साथ जाते हैं, वहाँ से बुक्स लेते हैं, बुक्स लेके या नोट्स लेते हैं, उसको तैयारी करते हैं, वो कॉन्सेप्ट जो है वक्त के साथ साथ आप खुद भी इस चीज़ के आदी हो जाएंगे। तो ये है, ये आप बैठ के पढ़ रहे हैं, अब इसके लिए ना कोई बुक जाना ना उर्दू बाजार जाना, ये आपने पढ़ लिया यहाँ से, सच क्लोज करा, जितनी दफ़ा चाहे पढ़ रहे हैं। तो कंप्यूटर स्टूडेंट जो PDF फॉर्मेट को जो है वो तरजीह देते हैं। ठीक है, तो ये हर तरीके की जो है यहाँ पे आपके पास, आई डोंट थिंक कि मैंने इधर डाला है इसका भी, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। ठीक है, और हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो है मैंने आपके लिंक्स जो है बहुत जगह इसमें डाल दिए है ना। तो यहाँ पे सर आजम का एक मैंने चैनल बनाया है, उसके अंदर मैं जो इम्पोर्टेंट स्लाइड्स है वो यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ, मिसाल के तौर के ऊपर ये फर्स्ट हमारी जो थी, अगर किसी की मिस हो गई है तो ये उस हवाले से है। और अभी जो सेकंड जो वीक अभी चल रहा है, उस हवाले से एक प्ले लिस्ट बनाई है। सही है, ये आपके पास है। सही है, व्यू प्ले लिस्ट। तो ये अभी आपकी क्लास की नहीं है, लेकिन इसमें भी ये तमाम बातें जो डिस्कस हुई हैं, पार्ट 1 में क्या हुआ, पार्ट 2 में क्या हुआ, पार्ट 3 में क्या हुआ, पार्ट 4 में क्या हुआ, तो यहाँ से भी आप जो है वो देख सकते हैं। लेकिन अगर ये क्योंकि अभी कल अपलोड किए तो नो व्यू आ रहा है, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, खैर वो तो यूट्यूब कमर्शियल कमर्शियल वाली बात हो जाती है, लेकिन फिर भी अगर आप जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देख रहे हैं, तो कोशिश ये करें कि इसके अंदर जो है वो इसको देखें, तो जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट देखते हैं वो कोई यहाँ अपनी हिंट छोड़ दें। सही, कमेंट्स बॉक्स भी है, मैंने इधर भी लिखा है। हिंट किस तरीके से छोड़ी जा सकती है, जैसे लाइक है, जैसे फेसबुक वगैरह में होता है, तो नंबर ऑफ लाइक से आपकी पोस्ट को पता चलता है। तो अगर वो कम या ज़्यादा होते हैं, तो फिर आपको ये अंदाज़ा हो रहा है कि बच्चे देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। और जब एनालिटिक में आप जाते हैं, तो आपको जो है ये भी पता चल जाता है कि कौन से बच्चे जो है देख रहे हैं या नहीं देख रहे। तो इसको कोशिश करें कि जब आप देखें तो इस चीज़ को जो है वो साथ में रखें जहन में। कमर्शियली मैं नहीं कह रहा कि जी आप लाइक करें या सब्सक्राइब करें, ये तो आपकी अपनी मर्जी होती है, मुझे ज़रूरत भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ की। लेकिन ये अगर है और स्टूडेंट इसको जो है देख रहे हैं या इसको सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो इट मीन्स ये कि यहाँ पे रखने का भी फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, तो ये मैंने इसको अपलोड किया था। ठीक है, इसको मैं आप
ये देखें, ये अभी वीडियो इसकी चल भी गई है ना। तो अब ये वही चीज़ है जो आज हमने डिस्कस की। एक जर्नल स्लाइड वीक वीक वाइज मेरे पास मल्टीपल क्लासेस होती हैं, तो एक वीक में कोई एक आध जो है वो मैं अपलोड जरूर करता हूँ। ज़रूरी नहीं है वो आपकी क्लास की, लेकिन वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। वैसे जो दूसरा तरीका होता है, वो दूसरा तरीका ये है, इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। और दूसरा तरीका ये है अच्छा, ये मैंने फेसबुक वगैरह के ऊपर भी लिंक दिया हुआ है। ठीक है, ये आपके पास क्या थी, हमने क्या देखी है, बुक देखी है, तो बुक आप अपने पास डाउनलोड कर सकते हैं। स्लाइड्स डाउनलोड कर सकते हैं, ये ऑल लेक्चर स्लाइड्स ये हमारे पास है। ये देखेंगे डाउनलोड का बटन आ गया। अब डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, ये आपके पास सेव हो जाएगी। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप LMS पे आएँ। अब आपने सेव की डेस्कटॉप वगैरह पे, उसको डबल क्लिक कर लें। ठीक है, तो ये तमाम की तमाम जो है, अब ये इम्पोर्टेंट है जो चीज़ है ना, ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ये यहाँ से आप हर चीज़ एक्सेस कर सकते हैं। और ये क्या है, ये आपका बिल्कुल फ्रेंड है। तो ये आपकी क्लास ID है, फ्रेंड है। तो इसको जो आप एक्सेस किए यहाँ से आप कर लें, बहुत आसानी से हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कहनी थी कि ना बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिएगा। अच्छी बात है कि आपने जो है वो ज्वाइन कर लिया है। ये देखें, ये कमेंट्स वगैरह आपके नंबर्स भी आ रहे हैं। लेकिन इसमें है कि ये थोड़ा सा अभी आप लोग नए हैं। तो ये जो ग्रुप्स होते हैं जो कि स्पेशली आप लोगों के लिए बनाए जाते हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन देनी है सब्जेक्ट से मतलब, तो ये थोड़े से फॉर्मल होते हैं। फॉर्मल का मतलब ये है कि ये वाली बात जी के क्या हाल है सबके, अच्छी बात है, और लिख लिया आपने। ठीक। अब इस तरह की बात है, यहाँ आप कोशिश ये करेंगे, अगर आपको कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, या कोई साहब जो है वो ये चाह रहे हो कि ये नहीं, ये जो लिखा गया है इसकी एक स्नैप लेके जो है मैं डाल दूँ या इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन या शेयर कर दूँ, वो तो सही है। लेकिन यहाँ पे फॉर्मल होना या यहाँ पे ये कहना कि है, वो सब सही है, लेकिन आप इसको जो है वो ज़रा ख्याल रखें। इस किस्म की गुफ्तगू के लिए इस ग्रुप को ना रखें, आपके बहुत सारे होंगे ग्रुप्स वगैरह और बनते चले जाएंगे, लेकिन इनको जो है वो आपने बिल्कुल फॉर्मली सिर्फ स्टडी के लिहाज से रखना है। अगर ये वाली बात मेरी समझ में आ गई है तो आप 2 लिख दें। ठीक है, बस अब इसका केयर कीजिएगा। ये इनफॉर्मल होते हैं, फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, फिर मुझे बीच में कुछ ना कुछ जो है वो गाइडलाइन प्रोवाइड करना पड़ती है इसके अंदर। अच्छा, ये नाम जो जैसे शुएब है, सही है, ये अननोन है, तो ये कोशिश करें कि ये अननोन ना रहे। सही है। और मेरे ख्याल में, और ये है जैसे अली, है ना, ठीक है, इधर तो नाम लिखा हुआ है। तो जिन लोगों के नाम है, कोशिश करें जैसे आपकी क्लास में नाम है तो वो इस नाम से आए। कुछ लोगों के स्माइली फेस खाली आ रहे होते हैं, कुछ लोगों के चश्मे पहने में आ रहे होते हैं, तो वो जो है ना वो ना करें, क्योंकि मुझे पता चले कि कौन स्टूडेंट है, क्योंकि कोई क्वेश्चन कर रहा है तो मैं उसको जवाब भी दूँ। क्वेश्चन का तरीका ये रखें कि आप अपना ID और अपना नाम दोनों को अपने क्वेश्चन से पहले जो है वो टाइप कर दें, ताकि मैं आंसर दे सकूँ। वैसे कोशिश ये करें कि अननोन वगैरह ख़त्म हो जाएगा तो फिर इसकी भी ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है, आपका नाम होना चाहिए एटलीस्ट, रोल नंबर ना हो, क्योंकि वो व्हाट्सएप का नंबर होता है, आप यूज़ कर रहे होते हैं, आपका नाम होना चाहिए। ठीक है जी, ये भी ये वाली भी बात हो गई। अब हम ज़रा इसकी तरफ चलते हैं। तो इसमें हमने देख लिया कि बूट प्रोसेस क्या होता है, और इसमें हमने देख लिया कि प्रोग्राम जो है वो कैसे जो है एग्जीक्यूट होता है। अगर टाइम मिला तो मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके आपको बताऊँगा। दूसरी बात ये कि इस हवाले से हमने लास्ट टाइम बात नहीं की थी, आज करते हैं कि सॉफ्टवेयर की टाइप्स होती हैं हमारे पास में। तो सॉफ्टवेयर की जो टाइप्स होती हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप्स होती है, एक जो होती है वो होती है आपके पास सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है, ये लिखा है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो वाले सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर के साथ होते हैं लिंक, उनको जो है हार्डवेयर के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, क्योंकि सिस्टम का मतलब था कंप्यूटर सिस्टम और वो हार्डवेयर होता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उनको कहते हैं, यानी जो दूसरा पार्ट है वो होते हैं यूजर से रिलेटेड होते हैं। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं, जैसे आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो सिर्फ हार्डवेयर के लिए होता है, यानी वो नहीं हो तो कंप्यूटर चल ही नहीं सकता, तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर में आ जाएगा। लैंग्वेज अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होती है। कुछ सिस्टम की यूटिलिटीज़ होती हैं, फॉर एग्जांपल एंटीवायरस होता है, वो आपकी रिमूव करते हैं, कंप्यूटर की मेमोरी से वायरस निकालते हैं, रैम से निकालते हैं, हार्ड डिस्क से निकालते हैं।
तो इसमें भी किसी हद तक हार्डवेयर जो आपके पास इन्वॉल्व हो जाता है, इसलिए इसको हार्डवेयर आ गया तो सिस्टम सॉफ्टवेयर आ गया। बैकअप क्या करते हैं, हार्ड हार्ड डिस्क की बैकअप जो है वो बनाते हैं। ये कौन सा आ गया, ये भी सिस्टम आ गया, क्योंकि हार्ड डिस्क आ गई है, नहीं हार्डवेयर आ गया। तो इस वक्त इस तरफ तो आप देखेंगे तो सारे हार्डवेयर से रिलेटेड सॉफ्टवेयर है, ठीक। दूसरी बात जो हम करते हैं वो करते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी यूजर से रिलेटेड बात करते हैं, ठीक है। तो यूजर से रिलेटेड जब हम बात करते हैं तो वर्ड प्रोसेसर यानी एम एस वर्ड में टाइप करना जो है वो यूजर का अपना काम होता है। एम एस वर्ड हार्डवेयर को कंट्रोल नहीं करता, वो यूजर का काम करके दे रहा होता है, उसमें प्रिंटिंग करवा रहा होता है, उसको बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कर रहा होता है। तो ये एप्लीकेशन आ गया यानी यूजर के लिए हो गया। उसके बाद एक्सेल में आप काम करते हैं, एक्सेल में भी आपने देखा है एक्सेल को स्प्रेडशीट कहते हैं, यानी उस सॉफ्टवेयर का नाम उसकी कैटेगरी स्प्रेडशीट आती है। जैसे वर्ड प्रोसेसर जो है वो एम एस वर्ड के लिए होता है। फिर उसके बाद होता है ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर, जैसे पेंट हो गया, फोटोशॉप हो गया, सही है, पावर पॉइंट वगैरह, 3D मैक्स। तो ये किसका काम होता है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, क्योंकि यूज़र अपने लिए डिज़ाइन कर रहा होता है डिफरेंट इमेजेस, लोगो, सो ऑन, ठीक है। आखिर में आता है डेटाबेस। डेटाबेस जो है वो डेटा तो आपके हार्ड डिस्क पे स्टोर कर रहा होता है, लेकिन ये जो डेटाबेस है ये एक्चुअली प्योरली यूज़र से रिलेटेड होता है। मिसाल के तौर पे जीमेल जो है वो डेटाबेस से चल रहा है, आपका यूज़र नेम होता है, आपका जो है पासवर्ड होता है। कर्नल बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कोर पार्ट होता है, यानी कि वो समझना वही वही ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जो कर्नल होता है वही ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में जो सबसे हाईएस्ट लेवल के ऊपर होता है, जो हर चीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है कंप्यूटर की, वो कहलाता है कर्नल। कर्नल के नीचे फिर दूसरी चीज़ें आ जाती हैं, मेमोरी मैनेजर आ जाता है और आपके पास आईओ मैनेजर आ जाता है, ठीक है। तो उसके बाद जो ओरिकल, ये डेटाबेस में आता है ओरिकल, आप ओरिकल आगे चल के पढ़ेंगे। ये एक जो सॉफ्टवेयर है एम एस वर्ड की तरह, इसमें हम डेटाबेस जो है वो सेव करते हैं। अभी जो मैंने कहा था डायनेमिक डेटाबेसेस होती है, तो डायनेमिक जब आप कनेक्टिविटी करते हैं तो बैक एंड के ऊपर या डेटा सेव करने के लिए कोई डेटाबेस से कनेक्ट कर देते हैं। यूज़र जो है अपना यूज़र कोई कमेंट्स कुछ भी दे रहेगा तो वो डेटाबेस में सेव हो जाए। ये जो ई कॉमर्स में भी बहुत चलता है। ई कॉमर्स का क्या मतलब है, कोई ऑर्डर आया और वो आपने सेव करना है, तो कस्टमर की तमाम इंफॉर्मेशन, उसका जो है क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन, क्या ऑर्डर है, ये हम इसमें सेव करते हैं। तो ये ओरिकल, एसक्यूएल सर्वर और माई एसक्यूएल, ये तीन जो है मशहूर हैं डेटाबेस। अच्छा, लैंग्वेज को जो है वो हम इसलिए लेते हैं कि लैंग्वेज जो है वो बनाने मतलब सारे सॉफ्टवेयर बनाती है लैंग्वेज, जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम भी बनाती है लैंग्वेज, जो है वो एंटीवायरस भी बनाती है लैंग्वेज, बैकअप यूटिलिटीज भी बनाती है लैंग्वेज, जो है वो एम एस वर्ड भी लैंग्वेज में बना है, एम एस एक्सेल भी लैंग्वेज में बना है, एडोब भी जो है वो लैंग्वेज में बना है। तो इसकी जो है लैंग्वेज हम मेन इम्पोर्टेंट, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी ऐसी होती हैं, जैसे आपने एम एस वर्ड बनाया तो उसमें सेव भी करना है, यानी हार्डवेयर, हार्ड डिस्क और प्रिंटिंग के ऊपर भी भेजना है, यानी प्रिंटर हार्डवेयर। तो इसलिए जो है ये अगर आप देखें तो लैंग्वेज आप यूटिलाइज करते हुए ऐसे सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम भी बनाते हैं जो पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब इसमें ये होता है लैंग्वेज के अंदर ना कैटेगराइज किया गया है शुरू से लेके, यानी ये हम नहीं कर रहे, ये होता है, कैटेगरी होती है, स्टैंडर्ड है कि जो आपके पास जो मुश्किल लैंग्वेज है वो लो कहलाती है, जो बहुत आसान है वो वेरी हाई कहलाती है। और ये इस तरह से इंट्रोड्यूस हुई कि जो आपके पास मुश्किल थी वो पहले आई थी कि कंप्यूटर के जब स्टार्ट हुआ था, आपके पास कोई बिल्डिंग इतनी पावरफुल लैंग्वेजेस नहीं थी इंग्लिश की तरह कि आसानी से आप लिख दें, सही है। इसके बाद क्या हुआ, फिर उन्होंने जब देखा कि इसमें बहुत मुश्किल आ रही है, इसमें मशीन होती थी, मशीन लैंग्वेज जो 0110, यानी इसको हम मदर टंग ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज भी कहते हैं। बाइनरी लैंग्वेज जो होती है ये मशीन लैंग्वेज है, लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा स्टार्ट में थी और बहुत ही मुश्किल थी। फिर क्या हुआ, असेंबली लैंग्वेज बनाई गई। असेंबली लैंग्वेज उसके मुकाबले में थोड़ी ज़्यादा बेहतर जो है वो परफॉर्म करती है, मतलब ईजी होती, थोड़ी सी ईजी होती है, ये बात नहीं कि बहुत ही ज़्यादा ईजी। इसमें जो है वो, जी, असेंबली लैंग्वेज जो है वो लो लेवल लैंग्वेज के अंदर आती है, सही है। एक मशीन लैंग्वेज जो है लो लेवल में जो है मशीन लैंग्वेज होती है और असेंबली लैंग्वेज होती है। सिर्फ इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उसके बाद जब आना शुरू हुई थी तो वो हाई लेवल आ गई थी, जैसे कोबोल आई थी, ये बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितने बिजनेस सॉफ्टवेयर इसमें बने इसमें किसी और लैंग्वेज में आज तक नहीं बनेंगे कंप्यूटर के। और उसके अलावा बेसिक भी आई थी, बेसिक जो है GW बेसिक, आप 9 क्लास में अभी भी यूज़ होती है GW बेसिक, लेकिन वो लर्निंग का पर्पस, उसका नाम के अंदर आता है। तो वो लर्निंग के लिए बनाई गई थी, कंप्यूटर को आप यूज़ टू करें, उसमें गेम्स वगैरह बनाए, सो
ये बिजनेस के लिए थी। फिर एक लैंग्वेज है सी लैंग्वेज, उसको हमने मिडिल इसलिए रखा तो वो पावरफुल तो थी मशीन की तरह कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम बना दें, लेकिन साथ में आपके पास जो थी वो हाई लेवल लैंग्वेज की भी ये कैपेबिलिटी देती थी कि आसानी से आप लिख भी सकते थे। तो अब ये जो थी ये आपके पास बेस बन गई। ये कैसे बेस बनी कि आने वाली जो लैंग्वेज है बहुत सारी इसी के ऊपर बेस करती हैं। जैसे आपके पास सी शार्प है, वो इस पे बेस करती है। जावा जावा इसके ऊपर बेस करती है। सी प्लस प्लस इसके ऊपर बेस करती है। विजुअल सी इसके ऊपर बेस करती है। तो एक आपके पास जो लिस्ट है ये, लेकिन ये समझ लें कि बिल्कुल स्टार्ट के अंदर जिसको आप कहते हैं कि ग्रैंड मदर सॉन्ग सी शार्प की, तो वो सी लैंग्वेज ही है। और ये क्योंकि बिल्कुल लेटेस्ट आई है, यानी 90s और 2000 के बाद ही की लैंग्वेज है ये। इवन कुछ लैंग्वेज 2010 के बाद की भी हैं। तो ये जो है ये इसलिए ये कहलाती है वेरी हाई, क्योंकि इसमें प्रोग्रामिंग जो है वो बहुत आसानी से हो जाती है। अभी हालांकि आपको मुश्किल लग रही है सी शार्प में भी प्रोग्रामिंग, लेकिन ये जो है एक आसान लैंग्वेज के अंदर आती है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ आप एक आध दफ़ा कंसोल डॉट राइट लाइन और रीड लाइन की सिंटेक्स अगर अच्छी तरीके से सीख लें तो फिर आपको जो है वो बार बार मतलब एक प्रोग्राम शुरू में आपने बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी होती है एक कॉपी के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर। जब वो आपको आ जाता है फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होती। लेकिन ये अगेन प्रोग्रामिंग जो करने से आती है। लेट सपोज मैं अभी आपसे कह रहा हूँ सेमी कॉलन लगाना ज़रूरी है, तो आप शुरू में जब लगा रहे होंगे सेमी कॉलन की गलती बहुत ज़्यादा करेंगे, लेकिन कोई इसमें इश्यू की बात नहीं है, नॉर्मल की बात है। ये डबल आईसीटी की कोई बुक है ये पूछ रहे हैं। अब ये समझ में नहीं आ रहा मुझे कि ये अभी मैंने इतनी डिटेल के अंदर बताया है। ये डबल आईसीटी की बुक है, ये है बुक। इस पर आप राइट माउस बटन क्लिक करेंगे तो ये इसको ओपन डायरेक्ट कर लें तो ये ओपन हो जाएगी। इसको डाउनलोड भी किया जा सकता है। ठीक है। असल में ज़्यादातर जो है वो मसला नेट से रिलेटेड इशू का ही होता है, और कुछ स्टूडेंट आ रहे होते हैं और जा रहे होते हैं। ये अच्छा चलो ठीक है कोई बात नहीं। ये देखें ये बुक है, ये क्या है, ये डाउनलोड है। ठीक है बस। अच्छा अब जो है वो यहाँ पे हम ये भी बात हो। अब ये मसला है कि कंप्यूटर जो है वो किस तरीके जो रिप्रेजेंट करता है डेटा को, यानी कि डेटा को किस तरीके से रिप्रेजेंट करता है, तो वो करता है बाइनरी नंबर्स में। ठीक है, इसकी कोई स्नैप चाहे तो लेके और अभी डाल दे, क्योंकि मैं तो वर्किंग कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने में। हाँ तो आप सॉफ्टवेयर जो है अली मोहम्मद उसका डाउनलोड कर लें। जब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो गूगल प्ले में आपको ओपन कर देगा अगर आप मोबाइल पे कर रहे हैं, और मेरा डॉक के अंदर भी ओपन हो जाती है। और तो और ये तो आपके पास जो है गूगल क्रोम में भी हो जाती है। उसकी पीडीएफ एक्सटेंशन जो है वो कर लें, उसको ऐड कर लें। ठीक है। आई थिंक तो किसी एक ने जो है वो इसकी स्नैप वगैरह ले ली होगी, और इधर जो है वो ग्रुप पे अगर कोई डालना चाहे तो डाल दे। ये चीज़ें ना ग्रुप के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। सही है। ये जो है इसको अवॉइड करें ग्रुप के ऊपर। ये हम लोगों का स्टडी का ग्रुप है। आप लोगों के वक्त के साथ साथ और स्टडी के ग्रुप बनेंगे स्टूडेंट के, तो वहाँ तो आप मतलब फॉर्मली बात कर इनफॉर्मली बात कर सकते हैं। यहाँ पे अगर करेंगे तो फिर ये बातें ज़्यादा हो जाएंगी और पढ़ाई की बातें यहाँ पे कम हो जाएंगी, तो इसको ज़रा ख्याल कीजिएगा। अच्छा अब जो है वो मैं ये कह रहा था आपसे कि ये है ए। ठीक है। और जब ये ए है तो ये रिप्रेजेंट होगा बाइनरी के अंदर कंप्यूटर के अंदर। लेट सपोज ये आपके पास जो है ये कुछ नंबर्स के थ्रू मैं इसको एग्जांपल के थ्रू एग्जांपल नंबर से, ये ज़रूरी नहीं है कि ये अभी एक है बाइनरी कोड हो, तो ये बताने के लिए कि इसी टाइप के कुछ नंबर होंगे। ठीक है। अब ये देखें ये कितनी हो गई, ये 4 बिट्स हो गई, ये 4 बिट्स हो गई, तो ये आपके पास कितनी हो गई, 1 बाइट हो गई। सही है। 1 बाइट आपके पास हो गई। तो ये जो एक ए है, फिर हमारे पास बी है, फिर सी है, तो ये क्या होता है, ये
ए है, बी है, सी है, तो ये मैंने असल में लिखा है 1 बाइट। तो ए एक कैरेक्टर कहलाता है जो कि आप टाइप कर सकते हैं, कीबोर्ड पे होता है, बी टाइप कर सकते हैं कीबोर्ड पे, तो ये कहलाता है कैरेक्टर 1 2 3, सारे जो कैरेक्टर कहला रहे होते हैं। तो बाइनरी नंबर जो है वो बिट्स से बने होते हैं, 0 एंड 1 से। बिट्स का मतलब होता है 0 या 1। एक बाइट जो होती है कितनी, 8 बिट्स की होती है। अब हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि कंप्यूटर के अंदर जो डेटा एबीसी है वो रिप्रेजेंट यानी कैसे स्टोर होता है, या कैसे मैनिपुलेट होता है, सही है, वो देख रहे हैं। जब आपके पास ये आता है ना, हाउ कंप्यूटर रिप्रेजेंट डेटा, इसका मतलब है कि ये हमने ये देखना है कि किस तरह से ये उसका स्टोरेज वगैरह हो रहा होता है। ठीक है, इसके लिए जो है अगेन मैं तो आप लोगों को उसके कॉन्सेप्ट और कोशिश करूँगा कि पॉइंट्स के अंदर ही डिस्कस करूँ और उसके एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस करूँ। लेकिन ये है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई इंटरेस्टेड होता है कि इसकी जो है वो डिटेल वगैरह देखें, तो आप जो है इसमें जब आप आएंगे, ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट्स पे पहले आप कोशिश करा करें कि वहाँ चले जाएँ। सही है? तो ये है जैसे रिप्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन एज बिट पैटर्न, सही है, बिट्स एंड देयर स्टोरेज, तो ये हम इसमें जो है टॉपिक्स देख रहे हैं। इसमें मेन मेमोरी भी आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास जो कुछ है वो बुक के, जी निबल्स जो है 4 बिट्स को ही कहते हैं, सही कह रहे हैं। निबल्स जो है बस ये है कि शुरू से जो है वो ये वर्ड रखा गया कि जहाँ 4 बिट्स होंगे उसको निपल कहा जाएगा, सही है। तो ये जो निपल है ये आपके 4 बिट्स और 4 बिट यानी दो निपल्स, अगर आप इसको ज्वाइन करें तो एक्चुअली वो अ, हमारे पास कहलाता है 1 बाइट। तो बाइट जो है वो एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, जैसे मैंने कहा ABCD, सही है। अच्छा, अब जो है वो दूसरी बात ये करते थे कि देखें 8 बिट्स हैं, तो अब ये बिट्स होती कहाँ हैं, या ये बिट्स जो है वो ट्रैवलिंग कैसे कर रही होती हैं। तो इसमें जो अभी हमने जैसे इसको देखा था, इसके एग्जाम्पल में फिगर में, अभी ये फिगर हमारे पास बहुत काम आएगी। ठीक है, अब देखें ये वाली जो है डेटा बस है ना, डेटा बस अभी हमने ये पढ़ा कि ये यहाँ से लेके यहाँ से डेटा लेके जाएगी बिट्स के फॉर्मेट में, और इधर या तो कैशे में लेके जाएगी या रजिस्टर में, तो बिट्स होगी 0 1 1 0 ही होगी ना। तो ये वाली जो है रिप्रेजेंटेशन हो रही है। अच्छा, अब ये इसको फर्स्ट करें कि ये जो है दो रोड्स है जो लिंक कर रही है ना, एक सिंगल हम इसको बस को कह देते हैं कि ये एक रोड है, ये दूसरी रोड है, ये तीसरी रोड है, सही। सो और ये सपोज कर लेते हैं कि 8 बिट्स जो है वो 1 बाइट है, वो तो है। तो अब अगर आपके पास यहाँ से यहाँ तक जाने के 8 रास्ते हो और कुछ गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हुई हैं जिसको मैं बिट्स कह रहा हूँ, और उन रोड्स के ऊपर से गुजरते हुए इधर लेके जानी है, तो 8 अगर रोड्स होंगे और यहाँ पे फर्स्ट करने के बहुत ज़्यादा आपके पास गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो वो चली तो जाएंगी 8 रोड है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जैम होगा, यहाँ पे जैम होगा, मतलब ये कि टाइम देंगे। तो अब उसके बाद ये सपोज करें कि हमारा हमने क्या करा, रोड्स जो है वो बढ़ा दी है, यानी उनको 16 बिट्स कर दिया है, सही है, या 16 लाइन्स बना दी है। तो अब जब आपके पास यहाँ पे जो ट्रैफिक जैम था वो थोड़ा फास्ट ही, यानी फास्ट इस एरिया से उस एरिया में चला जाएगा, तो इसका क्या मतलब होगा, स्पीड अप हो गया। 16 रोडें थी तो कम स्पीड थी, एट एट रोड्स थी तो कम स्पीड थी, और 16 हुई तो स्पीड बढ़ गई। अब थोड़ी देर के लिए ये सपोज करें कि कोई जो यहाँ पे 32 रोड, यानी उसको भी डबल कर देता है, तो 32 अगर रोड्स होंगी और ट्रैफिक यहाँ पे होगा तो और तेजी से इधर चले जाएगा, यानी कि जैम आपको कम मिलेगा और स्पीड अप प्रोसेस हो जाएगा। और अभी आप ये सपोज करें कि वो जो है उसको भी 32 को भी हम डबल कर देते हैं, 64 बिट्स का आपका कंप्यूटर बना देता है, सही, यानी उसकी जो हर आपका पाथ है वो 64 बिट्स का कर देता है। तो यहाँ पे जितनी भी आपके पास बिट्स थी यानी डेटा था, यहाँ से यहाँ ट्रैवल करने में और ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? आ रही है तो वन लिख के बताएं। अब मैं आपसे आपको जवाब ही दे देता हूँ डायरेक्ट। जवाब ये है कि 8 बिट का जो प्रोसेसर होगा वो स्लो होता है, जो पहले हुआ करता था। फिर 16 बिट्स के आपके पास डेटा बसेस आए, यानी प्रोसेसर के जो हम रिप्रेजेंट करते हैं बसेस के फॉर्मेट में करते हैं, सही है ना।
तो अगर आपके पास 8 बिट प्रोसेसर है तो वो ज़रा स्लो है, 16 बिट है तो वो फास्ट है, यानी लाइन रोड है उसकी ज़्यादा है। 32 है तो 32 रोड्स है, 64 है यानी ट्रैवलिंग के लिए आप स्पेस जो है वो बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो हमेशा याद रखें, एक तो ये मल्टीपल ऑफ 8 होती है आपका हर कंप्यूटर सिस्टम। पहले 8 बिट्स का आया था कंप्यूटर, फिर 16 का आया था, फिर 32 का आया था, 64। लेकिन अगर आपसे ये कोई पूछता हैगा, अच्छा कर दो अटेंडेंस का। अभी क्या टाइम है? नहीं, अटेंडेंस में तो अभी थोड़ा सा टाइम है। पहली बात इम्पोर्टेंट नहीं है, हम इसको समझे ना थोड़ा सा। तो 32 बिट्स मशीन का क्वेश्चन ये जनरली मैं आपसे पूछता हूँ कि आपसे ये पूछा जाए 32 बिट मशीन जो है वो फास्ट होती है या 64 बिट मशीन जो है वो फास्ट होती है, तो आपका क्या आंसर होगा? सही। बस आप इसको बड़ी मतलब इस कॉन्सेप्ट को इस तरीके से ले सकते हैं कि यहाँ पे डेटा है, यानी कि यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं बहुत सारी 0110 के फॉर्मेट में, यहाँ से यहाँ तक लेके आनी है इस साइड पे। और अगर 8 रोड होंगी तो स्लो आएगी, 16 होंगी तो फास्ट हो जाएगी। तो ये 64 बिट्स मशीनें इसलिए फास्ट होती हैं कि इसके अंदर डेटा ट्रैवलिंग जो है वो बहुत फास्ट होती है। बाकी बात ये आती है कि जी इसकी कैपेसिटी कितनी है। ये तो ये जो लिखा है 210, ये एक्चुअली 210 नहीं है, ये है 2 की पावर 10। ये जो है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट जब मैं कन्वर्ट कर रहा था इसको पीडीएफ फॉर्मेट में तो शायद ये हो नहीं सकी। तो ये 2 की पावर 10 है, ये 2 की पावर 20 है, ये 2 की पावर 30 है। नॉर्मली अब आपसे जो है, अच्छा देख लेता हूँ। एक ये डिसएडवांटेज है क्योंकि ये इसमें आप बच्चों का कसूर नहीं होता है, इंटरनेट की वजह से ऐसा होता है कि उनको जो है ना वो चले जाते हैं, लेकिन उनका जो जाना है वो पता नहीं चलता है। और फिर उसके बाद वो दोबारा